गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिशा के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे लास्ट टाइम पे, हम पढ़ रहे थे पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। डाइसैकेराइड्स हमने पढ़ लिया था और पॉलीसैकेराइड्स के विषय में हम पढ़ रहे थे। पॉलीसैकेराइड्स में मैंने बताया था कि पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं सबसे जटिल संरचना होती है कार्बोहाइड्रेट के अंदर। और इसके अलावा हमने ये भी जानकारी पढ़ी थी कि पॉलीसैकेराइड्स को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक होमो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं और एक हेट्रो होते हैं, सम और विषम। लास्ट टाइम पे हम बात कर रहे थे होमो पॉलीसैकेराइड्स की, जिसमें कि हमने अभी बात की थी स्टार्च की। और स्टार्च के विषय में मैंने बताया था कि पादपों में जो संचित भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में ही होता है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि स्टार्च जो बना होता है इसमें जो शुगर या फिर मोनोसैकेराइड का यूज होता है वो ग्लूकोज होती है। और ग्लूकोज का भी कौन सा रूप होता है? अल्फा ग्लूकोज होता है। साथ ही साथ मैंने ये बताया था कि स्टार्च के भी दो रूप होते हैं, एक को एमाइलोज कहते हैं, एक को एमाइलोपेक्टिन कहते हैं। एमाइलोज जो था वो अनब्रांच्ड था और जो एमाइलोपेक्टिन था ये ब्रांच था। अनब्रांच और ब्रांच कैसे होते हैं, इनकी संरचना मैंने आपको बताई थी। इनमें लिंकेज कौन सा होता है मैंने बताया था। जब केवल क्या होगा, अनब्रांच्ड होगा और श्रृंखला में होगा तो उनमें, जैसे कि स्टार्च में हमने देखा अल्फा ग्लूकोज है, तो उनमें जो लिंकेज होगा वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। और जब वो ब्रांच्ड हो जाएगा तो तब मैंने बताया था कि अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाएगा। इतनी बात हो गई थी। और बाद में हम आ गए थे ग्लाइकोजन पे। और ग्लाइकोजन के बारे में मैंने बताया था कि इसको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। और इसके अलावा मैंने जो जानकारी बताई थी कि इसमें भी क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज से बनता है कौन? ग्लाइकोजन। और ये भी ब्रांच्ड होता है। और ब्रांच्ड होता है तो इसमें भी जो लिंकेज होगा वो अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाएगा। ठीक है, इतनी जानकारी ग्लाइकोजन के बारे में मैंने बता दी थी। और लास्ट टाइम पे मैं ग्लाइकोजन के विषय में ही बात कर रहा था। अब देखिए, ग्लाइकोजन के विषय में हम बात कर रहे थे। ग्लाइकोजन जो एक प्रकार का क्या है, पॉलीसैकेराइड है। और पॉलीसैकेराइड में भी कैसा है, होमो पॉलीसैकेराइड है। ग्लाइकोजन का अगर आप एनसीईआरटी देखोगे 12th की, तो एनसीईआरटी में इस प्रकार की संरचना जो है ग्लाइकोजन की, उसने इस प्रकार की संरचना को दर्शाया है। ठीक है, इस प्रकार की, क्योंकि ग्लाइकोजन जो होता है वो ब्रांच्ड होता है, तो इस प्रकार से उसने ब्रांच वाली संरचना से उसे समझाया होगा। ठीक है, यानी कि ये चेन हो गई और ये इससे निकली हुई ब्रांच हो गई ग्लूकोज की। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इन ब्रांच में अगर हम देखें कि रिड्यूसिंग सिरा कौन सा होगा। आपसे ये पूछ सकता है कि इसमें रिड्यूसिंग सिरा कौन सा होगा। रिड्यूसिंग सिरा मैंने बताया था कि रिड्यूसिंग सिरा जो होता है वो वाला होता है जिसमें कि जहाँ पे जो क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा, वो क्या होगा, वहाँ पे फ्री हो। जहाँ पे कार्बन में क्या हो, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, वो क्या हो, फ्री हो, तब वो रिड्यूसिंग ग्रुप होगा। तो आपको याद रखना है ग्लाइकोजन की संरचना में रिड्यूसिंग ग्रुप केवल एक होता है। रिड्यूसिंग सिरा ग्रुप में रिड्यूसिंग सिरा जो होगा इस साइड होगा जहाँ चेन होगी, और इधर से जो ब्रांच होंगी, ये जो सब जो होंगे, जितनी भी ब्रांच निकली होगी, इनको बोलेंगे हम नॉन रिड्यूसिंग सिरा। और नॉन रिड्यूसिंग सिरा इसमें क्या होंगे, एक से अधिक होंगे। नॉन रिड्यूसिंग सिरा जो होगा एक से अधिक। ठीक हो गया, रिड्यूसिंग सिरा एक और नॉन रिड्यूसिंग सिरा क्या होगा, एक से अधिक होगा। ठीक हो गया, क्योंकि एक से अधिक नॉन रिड्यूसिंग क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एक के ऊपर एक ब्रांच में ग्लूकोज जो होंगे वो जुड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, जो मैंने बताया था 1,6 वाला लिंकेज वो सारा होगा। जबकि यहाँ जब श्रृंखला इस साइड खत्म होगी तो एक जगह क्या हो जाएगा, जो एपोमेरिक कार्बन होगा वो क्या होगा, फ्री होगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे याद रखना है ग्लाइकोजन के संबंध में, ये भी आपको याद रखना है कि क्योंकि मैंने बताया कि जंतुओं में जो संचित भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में है। तो जंतुओं में ह्यूमंस भी आएंगे, मानव भी आएंगे। तो आपसे ये पूछ सकता है क्वेश्चन, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, यह है कि मानव में सर्वाधिक ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है। मानव में सर्वाधिक ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, ऐसा आपसे पूछ सकता है। तो मानव में, ये कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको याद रखना ही रखना है। मानव में सर्वाधिक ग्लाइकोजन कंकाल पेशियों एवं यकृत यानी लीवर में होता है। ठीक है, ये कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो संचित भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में है। और सर्वाधिक ग्लाइकोजन हमारे शरीर में कहाँ पे पाया जाता है, तो कंकाल पेशियों में और किसमें, लीवर में। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, जनरल क्वेश्चन था। अब हम और आगे बढ़ते हैं।
और हम एक और पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं जो होमोपॉलीसैकेराइड है। एक तो मैंने बता दिया आपको स्टार्च और दूसरा मैंने आपको क्या बता दिया, ग्लाइकोजन। स्टार्च का निर्माण हो रहा था अल्फा ग्लूकोज से, ग्लाइकोजन का निर्माण भी हो रहा था अल्फा ग्लूकोज से। ठीक है, अब 3 नंबर पे मैं अगला जो आपको बता रहा हूं वो भी होमोपॉलीसैकेराइड है। अभी हम सारे होमोपॉलीसैकेराइड के एग्जांपल पढ़ रहे हैं। 3 नंबर पे जो है सेलुलोज। 3 नंबर पे कौन सा होगा, सेलुलोज। सेलुलोज, ठीक है, हिंदी में भी सेम लिख देंगे सेलुलोज। अब सेलुलोज के विषय में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। सेलुलोज के बारे में मैं जो जानकारी आपको बताने वाला हूं उसे आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि 3-4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक जैसे लगते हैं पेपर में, लेकिन तीनों अलग हैं। उनमें से 2-3 मैं आपको बता चुका सेलुलोज के विषय में। देखिए, मैंने आपको एक जानकारी बताई थी जब मैंने जैव अणु बायोमोलिक्यूल चैप्टर शुरू किया, तो मैंने आपको ये बताया था कि कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला जो पदार्थ है वो जल है। फिर दूसरी बात मैंने आपको बताया कि कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कौन सा था, प्रोटीन है। वो कौन सा है, प्रोटीन है। कोशिका में बोला था मैंने। तीसरी बात जब मैंने बताई थी तो मैंने आपको ये भी बताया था कि पूरे अगर हम जैव मंडल में देखें, बायोस्फीयर में देखें, तो सर्वाधिक मात्रा में जो प्रोटीन मिलता है वो रुबिस्को है। कौन सा है, रुबिस्को। प्रोटीन के बारे में बताया था मैंने, ठीक है। और अब मैं आपको एक जानकारी बता रहा हूं कि जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ, वहां पे तो केवल प्रोटीन में लिखाया मैंने रुबिस्को। जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला प्रोटीन, रुबिस्को प्रोटीन। लेकिन यहां पे मैं बता रहा हूं कि जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है, सेलुलोज। तो देखिए अलग है, ठीक है। प्रोटीन वाला कोशिका की बात की थी मैंने कि कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ जो था वो प्रोटीन था। लेकिन अभी मैं पूरे जैव मंडल की बात कर रहा हूं और जैव मंडल में बोल रहा हूं कि जैव मंडल में पाया जाने वाला सर्वाधिक जो कार्बनिक पदार्थ है वो कौन सा होता है, सेलुलोज, जो एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। और पॉलीसैकेराइड में भी होमोपॉलीसैकेराइड है। तो पहला पॉइंट तो यही आ जाएगा कि जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित, जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ कौन होता है, सेलुलोज होता है। सेलुलोज होता है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर रखनी है आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं करना पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं करना, इसलिए मैंने मिलते जुलते क्वेश्चन सारे आपको बता दिए पहले। अच्छा ठीक है, ये क्लियर हो गया कि जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ जो मिलता है वो कौन सा होता है, सेलुलोज होता है। दूसरी बात कि जो ये सेलुलोज आपने सुनाई है कि सेलुलोज जो होता है ये पादप कोशिका भित्ति के निर्माण करता है। पादप कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। पादप कोशिका भित्ति का निर्माण, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं इनमें जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। एक और चीज जब हम देखते हैं कि सेलुलोज और कहाँ मिलता है, यानी ठीक है पादप की कोशिका भित्ति जो बनी होगी वो किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी। और कहाँ होगा इसके अलावा, और कहाँ होगा, जो आप पेपर यूज कर रहे हो लिखने में, इसमें भी मात्रा होती है सेलुलोज की, ठीक हो गया। तीसरी बात, कॉटन जो होता है, कपास, कॉटन जो होता है, कॉटन में 95% क्या होता है, सेलुलोज होता है, ठीक है। ये मैंने बात बता दी कि सेलुलोज, ठीक है, जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ है, लेकिन मिलेगा कहाँ, पादप कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज से होगा। दूसरा पॉइंट, जो हम पेपर यूज करते हैं, कागज यूज करते हैं, इसमें सेलुलोज होता है। तीसरा पॉइंट, कॉटन जो होता है, कपास जो होता है, इसमें 95% तक क्या होता है, सेलुलोज होता है। अब यहां से एक चीज को देखना है आपको, यहां से एक बात आपको देखनी है। मैंने सबसे पहले स्टार्च बताया, उसके बाद ग्लाइकोजन बताया। स्टार्च में मैंने बताया कि पादपों का संचित भोजन स्टार्च के रूप में, ग्लाइकोजन में मैंने बताया कि जंतुओं का संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में। यानी वो दोनों किस प्रकार के पॉलीसैकेराइड थे, स्टोरेज, किस टाइप के थे, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड थे, या उनको हिंदी में बोलेंगे हम संचित पॉलीसैकेराइड थे। यहां पे हम देख रहे हैं कि सेलुलोज का जो यूज हो रहा है वो कोशिका भित्ति निर्माण में, यानी निर्माण कार्यों को ये कर रहा है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि सेलुलोज किस टाइप का है, संरचनात्मक
कार्बोहाइड्रेट बोलो या पॉलीसैकेराइड है? ठीक है, संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड है कौन? सेलुलोज। या संरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हो आप। क्लियर हो गया? वो दो जो थे वो संचित कार्बोहाइड्रेट थे और ये कैसा वाला है? संरचनात्मक, क्योंकि ये संरचना में काम कर रहा है किसकी? पादप कोशिका भित्ति के निर्माण की। ठीक हो गया? तो संरचनात्मक है, ये बात भी क्लियर हो गई आपकी। इस प्रकार का ये पॉलीसैकेराइड है। अगला पॉइंट, जो हम सेलुलोज को कैटेगरी में पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा है कि ये क्या है? होमोपॉलीसैकेराइड है। क्या है? होमोपॉलीसैकेराइड है। होमोपॉलीसैकेराइड है, ये बात तो क्लियर है। अब होमोपॉलीसैकेराइड है यानी कि मोनोसैकेराइड से बना होगा और एक ही टाइप के मोनोसैकेराइड से जो बनते हैं उनको होमोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। अब एक टाइप का इसमें कौन सा यूज होता है ये हमें देखना है। अभी तक जो हमने देखा स्टार्च अल्फा ग्लूकोज से बनता है, ग्लाइकोजन अल्फा ग्लूकोज से बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ रही है किसकी? सेलुलोज की। आपको ये चीज याद रखनी है कि इसमें जो होता है बीटा ग्लूकोज होता है। कौन सा होता है? बीटा ग्लूकोज होता है। ठीक हो गया? स्टार्च और ग्लाइकोजन में तो अल्फा ग्लूकोज होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? बीटा ग्लूकोज होता है। ठीक है, बीटा अल्फा बीटा मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे रूप होते हैं। ठीक हो गया? अगला पॉइंट देखिए, इस पॉइंट को भी समझिए आप। ये आपको पता लग गया कि ये होमोपॉलीसैकेराइड है और किससे बनता है? बीटा ग्लूकोज से बनता है। अगले पॉइंट पे फिर से ध्यान देना है आपको। मैंने आपको क्या बताया? स्टार्च बताया, ग्लाइकोजन बताया। स्टार्च और ग्लाइकोजन में मैंने बताया, जैसे मैंने स्टार्च बताया तो मैंने स्टार्च के दो रूप बताए, एक एमाइलोज और एक एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज जो था वो अनब्रांच था और एमाइलोज जो था वो ब्रांच था। यानी कि स्टार्च जो होता है वो ब्रांच्ड भी होता है, शाखा वाला भी होता है। ये बात तो क्लियर है। दूसरी बात जो था, ग्लाइकोजन की संरचना मैंने अभी स्टार्टिंग में बताई, वो ब्रांच्ड होता है। लेकिन जो सेलुलोज जो होता है ये क्या होता है? अशाखित बहुलक होता है, अनब्रांच्ड होता है हमेशा। अशाखित बहुलक होता है, अशाखित बहुलक होता है। ठीक हो गया? वो दोनों तो शाखाएं वाले थे। स्टार्च में दो कैटेगरी मिल रही थी, ग्लाइकोजन जो था वो ब्रांच था, लेकिन यहाँ पे मैं सेलुलोज को बोल रहा हूँ कि ये अनब्रांच्ड होता है। इसमें क्या होता है? कोई भी शाखाएं ब्रांच नहीं होती हैं। जब ये अनब्रांच्ड होगा तो अगला पॉइंट जो निकल के आएगा, इसमें किस प्रकार का लिंकेज होगा? आपको भी पता है, श्रृंखला बनेगी, ब्रांच नहीं बनेगी। तो इसका लिंकेज किस टाइप का होगा? क्योंकि यहाँ पे बीटा ग्लूकोज है तो आगे लिखूंगा मैं बीटा, फिर होगा 1,4। ठीक है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगी। केवल मैंने क्या कर दिया? बीटा लिख दिया। क्या लिख दिया? बीटा लिख दिया। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। स्टार्च में कैसा था? स्टार्च में दो टाइप का लिंकेज था। जब स्टार्च जो था वो अनब्रांच था तब तो उसमें था अल्फा, क्योंकि स्टार्च हमेशा अल्फा ग्लूकोज से बनता है, तब तो था अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जब स्टार्च का रूप आ रहा था ब्रांच्ड, तब उसमें थे अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोजन क्योंकि क्या होता है? हमेशा ब्रांच्ड होता है, तो उसमें जो लिंकेज था ग्लाइकोजन में वो था अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और यहाँ पे बात आई कि ये हमेशा अनब्रांच्ड होता है। कौन? सेलुलोज। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? क्योंकि इसमें बीटा ग्लूकोज मिलता है तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। ठीक हो गया? इतनी ही जानकारी आपको सेलुलोज के विषय में चाहिए। मेन क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ सेलुलोज है। कोशिका के भीतर सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन है। ठीक है, वो अलग सी चीजें हो गई। और जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला प्रोटीन जो है वो रुबिस्को है। तो अलग अलग क्वेश्चन हो गए, वो मैंने क्लियर कर दिए। इतनी बात आपको कम से कम पता चाहिए। और इसका टाइप कैसा हुआ? ये कैसा पॉलीसैकेराइड हुआ? संरचनात्मक, क्योंकि ये संरचना बनाने में क्या कर रहा है? अपना योगदान दे रहा है। और उससे पहले वाले दो जो हो गए स्टार्च और ग्लाइकोजन, संचित प्रोटीन। ठीक है, संचित कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसैकेराइड। ठीक है, इतनी जानकारी तो हो गई किसके बारे में? सेलुलोज के विषय में आपको याद रखनी ही रखनी। अब देखिए इससे आगे अगला, ये तीन हो गए। चौथे नंबर का मैं आपको बता रहा हूं होमोपॉलीसैकेराइड। 4 नंबर पे मैंने एग्जांपल में लिखाया था काइटिन। क्या लिखाया था? काइटिन। काइटिन के विषय में। ठीक है, अब देखिए काइटिन के विषय में पहला पॉइंट,
जैसे कि मैंने आपको बताया जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ सेलुलोज है। जैव मंडल में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ जो है वो कौन सा है? काइटिन। अगर दूसरा पूछे सेलुलोज के बाद तो आंसर क्या होगा? काइटिन होगा। तो यहां पे लिख सकता हूं कि जैव मंडल में दूसरा सर्वाधिक मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा हो गया? काइटिन हो गया। ठीक है, एक तो ये वाला जानकारी आपकी क्लियर हो गई। दूसरी बात कि ये मिलता कहाँ है? अब जैव मंडल में इतनी ज़्यादा मात्रा में मिलता है कि सेकंड नंबर पे जैसे मैंने बताया सेलुलोज के बारे में कि वो पादपों की कोशिका भित्ति निर्माण में सहायक है, पेपर्स में मिलता है जो हम यूज करते हैं, कॉटन में मिलता है, ये कहाँ मिलेगा? तो इसमें आपको याद रखना है दो चीज़ें कि कहाँ मिलेगा ये। एक तो कवक जो होते हैं, कवक की कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। जब आगे हम बॉटनी पढ़ेंगे और उसमें हम पादप जगत का वर्गीकरण पढ़ेंगे और कवक के विषय में पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ठीक है, यानी कवक यानी कि फंजाई जिसे हम बोलते हैं, तो उसकी कोशिका भित्ति किसकी होती है? काइटिन की। दूसरी बात, जब हम जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक संघ आता है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा एक संघ आएगा। तो आर्थ्रोपोडा जगत के जंतुओं, क्योंकि जंतु जगत में आएगा, आर्थ्रोपोडा जगत के जंतुओं का बाह्य कंकाल जो होता है, का बाह्य कंकाल का निर्माण, यानी बाह्य कंकाल किसका बना होता है? काइटिन का। एक तो कवक जो होते हैं, कवक की कोशिका भित्ति किसकी होती है? काइटिन की। और दूसरा पॉइंट, आर्थ्रोपोडा जगत जो जंतु जगत में हमने पढ़ना है, उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी जंतु आएंगे उनके बाह्य कंकाल का निर्माण किससे होगा? काइटिन से होगा। ठीक है, उनमें ये मिलता है। अब यहां से देखिए ये क्या कर रहा है? कवक की कोशिका भित्ति बना रहा है या फिर आर्थ्रोपोडा के बाह्य शरीर का निर्माण कर रहा है। तो ये भी किस टाइप का पॉलीसैकेराइड हो गया? संरचनात्मक। ये भी किस टाइप का हो गया? संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड। ये भी कैसा हो गया? संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड। ठीक हो गया, ये बात भी क्लियर हो गई। यानी कि ये भी संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड है, सेलुलोज भी संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड है, क्योंकि दोनों जो है निर्माण कार्यों में इस प्रकार से भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरी बात, इंपॉर्टेंट सी बात मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको ध्यान रखनी है। काइटिन जो है ये भी क्या होगा? होमो पॉलीसैकेराइड है। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें अलग बात क्या है, ये तो होमो वाली श्रेणी में लिखा है ये 5 एग्जाम्पल में। खास बात यह है कि अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी देखोगे, ओल्ड वाली एनसीईआरटी, तो ओल्ड एनसीईआरटी में थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई थी। 11th-12th की ओल्ड एनसीईआरटी में क्या था? उसने काइटिन को लिख दिया था हेट्रो में, हेट्रोपॉलीसैकेराइड में लिखा हुआ उसने किसको? काइटिन को। जबकि काइटिन जो है अब नई वाली एनसीईआरटी आप देखोगे तो उसमें जो होगा ये होमो में होगा, और यही सही है। काइटिन जो है वो होमोपॉलीसैकेराइड होता है, ना कि हेट्रोपॉलीसैकेराइड। पुरानी एनसीईआरटी अगर आप पे होगी तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, आपको कोई डाउट ना हो। ये क्या था? ओल्ड एनसीईआरटी में इसको हेट्रो में दर्शाया गया था काइटिन को, लेकिन ये होता है होमोपॉलीसैकेराइड, और नई बुकों में ये अब सही होकर आ चुका है। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखने वाली है। अब दूसरी बात वहीं पे, ये होमोपॉलीसैकेराइड है। अब जो होमोपॉलीसैकेराइड होता है वो एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है, जैसे कि स्टार्च अल्फा ग्लूकोज से, ग्लाइकोजन अल्फा ग्लूकोज से, और इसके बाद हमने सेलुलोज पढ़ा बीटा ग्लूकोज से। अब काइटिन जो होता है, काइटिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उनमें तो ग्लूकोज था, 2 में अल्फा था, 1 में बीटा ग्लूकोज था, लेकिन इसमें क्या होती है? एक विशिष्ट शर्करा होती है, ग्लूकोज से नहीं होता है बना हुआ, ये एक विशिष्ट शर्करा से मिलकर बना होता है, एक विशिष्ट शुगर होती है, जिससे कि क्या बनता है? जिसके जुड़ने से काइटिन का निर्माण होता है। तो कभी कभी वो पूछ लेता है कि काइटिन का निर्माण किस मोनोसैकेराइड से या किस शुगर से होता है। ठीक हो गया, तो इस शर्करा का नाम बिल्कुल आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, NAG। ठीक हो गया। अब NAG जो है
ये विशिष्ट प्रकार की शर्करा है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा इसके बारे में हम बात करते हैं। इसका मतलब होगा NAG का N एसिटाइल ग्लूकोस एमीन N एसिटाइल ग्लूकोस एमीन। और यहाँ पे N जो है ये नाइट्रोजन को प्रदर्शित करेगा। किसको करेगा? नाइट्रोजन को प्रदर्शित करेगा। जहाँ जहाँ पे इस टाइप के शर्कराओं में N आएगा ये नाइट्रोजन को प्रदर्शित कर रहा होगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि NAG यानी N एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन जो है ये क्या है? एक तो हम ये बोल सकते हैं कि ये नाइट्रोजन युक्त शर्करा है, नाइट्रोजन युक्त शर्करा यानी नाइट्रोजन शुगर है ये NAG। या फिर हम इसको बोल सकते हैं अमाइनो शर्करा। क्या बोल सकते हैं? एमाइनो शर्करा। यहां से देखिए किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन बना सकता है। अभी तक हमने इससे पहले क्योंकि 3 पढ़ लिए, स्टार्च पढ़ लिया, ग्लाइकोजन पढ़ लिया और सेलुलोज पढ़ लिया, और चौथा ऑप्शन वो आपको देगा काइटिन। और आपसे वो ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा पॉलीसैकेराइड के निर्माण में नाइट्रोजन युक्त शर्करा का प्रयोग होता है। इनमें से किस पॉलीसैकेराइड के निर्माण में नाइट्रोजन युक्त शर्करा का यूज होता है, तो आपको टिक करना है काइटिन। और अगर वो आपसे पूछ ले आगे चल के कि कौन सी शर्करा है, तो NAG N एसिटाइल ग्लूकोस एमीन। ठीक है, N एसिटाइल ग्लूकोस एमीन ये एक विशिष्ट शर्करा होती है जो कि निर्मित होती है, जिससे निर्मित होता है कौन? काइटिन। और सीधी सी बात है कि इससे काइटिन निर्मित होता है और ये जो होता है अनब्रांच्ड होता है। ठीक है, क्या होता है? अनब्रांच्ड होता है और इसमें ये शर्करा जो होती है बीटा टाइप की होती है। बीटा टाइप होने की वजह से यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इसमें जो लिंकेज मिलेगा क्योंकि अनब्रांच्ड है तो बीटा टाइप की शर्करा है, तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड लिख सकते हो आप। इस टाइप के लिंकेज से बना होगा क्योंकि ये शर्करा का टाइप होता है इसमें बीटा, और साथ में मैं बता रहा हूँ कि शर्करा का टाइप तो हो गया बीटा, और इसके अलावा क्योंकि ये अनब्रांच्ड है तो कैसा होगा? 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसमें हो जाएगा। तो ये सारी जानकारी किसके विषय में हो गई है? ये सारी जानकारी जो हो गई वो किसके विषय में? काइटिन के विषय में। बिल्कुल याद रखना है आपको, चेक भी करना है बुक में, और बिल्कुल सही है जो मैंने आपको बताया। पुरानी बुक में ऐसा होगा, ठीक है, तो आप पुरानी बुक में देखो तो ऐसा चौंको ना, नई बुक में आपको पता लग जाए कि ये चेंज हो चुका है और ये होमो पॉलीसैकेराइड्स में आएगा, ना कि हेट्रोपॉलीसैकेराइड में। तो इतनी बातें। काइटिन के बारे में क्या बताया मैंने? जैव मंडल में दूसरा सर्वाधिक मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ। फिर बताया कवक की कोशिका भित्ति इसकी बनी होती है। आर्थ्रोपोडा जगत के जंतुओं का बाह्य कंकाल का निर्माण काइटिन से होता है। ये होमोपॉलीसैकेराइड है, इसमें एक विशिष्ट शर्करा NAG यानी N एसिटाइल ग्लूकोज एमीन इसका प्रयोग किया जाता है, जो एक नाइट्रोजन युक्त शर्करा है। क्योंकि ये कवक की कोशिका भित्ति निर्माण में सहायक है, इसलिए ये एक प्रकार का संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड है, और इसमें जो बॉन्डिंग या लिंकेज होता है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टाइप का लिंकेज होता है। ठीक हो क्या? इतनी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। तो मैंने 4 बता दिया, स्टार्च बता दिया, ग्लाइकोजन बता दिया, और सेलुलोज बता दिया, और काइटिन बता दिया। अब नंबर 5 पे जाते हैं हम। होमो पॉलीसैकेराइड का नंबर 5 मैंने आपको लिखाया था, उस 5वें उदाहरण की भी बात कर लेते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी, ध्यान से लिखना है आपको। जो नोट में आपको मैं बता रहा हूँ खास बातें, वो आपको अच्छे से, यानी अलग कलर के पेन का आप यूज कर सकते हो नोट्स में, और वो बिल्कुल आपको हाईलाइट लिखना है। ठीक है, जो नोट है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि पेपर बनाने वाला जो होगा उसने भी सेलुलोज काइटिन पूरा अध्ययन करके जो उसकी विशिष्ट बात है उसको वो क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो आप उस पर विशेष ध्यान दोगे तो गलती नहीं होगी। हल्के में पढ़ोगे तो फिर कन्फ्यूजन हो सकता है। अब देखिए नंबर 5 में मैंने बताया था इन्यूलिन। इन्यूलिन, कल भी मैंने बोला था कि ये इन्यूलिन है, इंसुलिन नहीं है। ठीक है, इसको इंसुलिन ना समझे। हम अभी होमोपॉलीसैकेराइड्स को पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट को पढ़ रहे हैं। इन्यूलिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इंसुलिन जो है एक प्रोटीन हार्मोन है। इंसुलिन क्या होता है? एक प्रोटीन हार्मोन होता है। तो ये इंसुलिन नहीं है बल्कि क्या है? इन्यूलिन होना है। ठीक है, इन्यूलिन है। अब देखिए इन्यूलिन के विषय में हम बात करते हैं कि क्या इसके बारे में जानकारी है। पहली जानकारी इसके बारे में इंपॉर्टेंट से, जैसे हमने अभी पढ़ा कि ये होमोपॉलीसैकेराइड है, यानी कुछ मोनोसैकेराइड से बना होगा। पहली बात तो आपको याद रखना है कि इसमें
फ्रक्टोज, इसमें फ्रक्टोज शर्करा या मोनोसैकेराइड होती है, यानी इसका निर्माण किससे हुआ है? फ्रक्टोज से। जैसे वहाँ अल्फा ग्लूकोज और एक नया आया था NAG, ठीक है, और सेलुलोज में बीटा ग्लूकोज, इसमें होता है फ्रक्टोज। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से किसमें जो होता है वो मोनोसैकेराइड फ्रक्टोज होता है, तो आपको याद रखना है कि किसमें? इनुलिन की संरचना में फ्रक्टोज से बना होता है। अच्छा, दूसरी बात, ये इनुलिन जो होता है बड़ी मात्रा में कहाँ मिलता है? डहेलिया। डहेलिया पादप सुना होगा, डहेलिया का पुष्प आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आप एक बार गूगल कर सकते हो, डहेलिया का पुष्प का वृक्ष देख सकते हो। तो डहेलिया पादप जो होता है, डहेलिया का जो पादप होता है, तो डहेलिया पादप की जड़ों से प्राप्त होता है, बड़ी मात्रा में जड़ों से प्राप्त, ठीक है। डहेलिया पादप जो होता है, डहेलिया का पौधा, उसकी जड़ों से प्राप्त किया जाता है इनुलिन। अब ये जड़ों से प्राप्त किया जा रहा है, यानी इसका कहीं यूज होता होगा, तभी तो हम इसे जड़ों से प्राप्त कर रहे हैं। जैसे हींग पढ़ेंगे हम आगे, अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे कि वो किस भाग से प्राप्त होते हैं। तो भाग से प्राप्त करने का मतलब यह है कि उनका व्यावसायिक उपयोग होता होगा या फिर कहीं और उनका उपयोग होता है, तभी तो प्राप्त किया जाता है। तो अब अगली बात ये आती है कि इनुलिन का हम डहेलिया के पादप की जड़ों से प्राप्त करते हैं, लेकिन इसका कार्य क्या है, इसका यूज क्या है? इसका जो कार्य है, इसका जो कार्य होता है, जब हम मानव का उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे, वृक्क के बारे में पढ़ेंगे, और वृक्क की कार्यशैली पढ़ेंगे, किडनी किस प्रकार से काम करती है। और उसमें एक रेट आएगा GFR रेट, ठीक है। क्या आएगा? GFR रेट को हम पढ़ते हैं वहाँ पे कि GFR रेट क्या होता है, कितना होना चाहिए, ठीक है, 10 से 20 होना चाहिए, 20 से 30 होना चाहिए। तो GFR रेट के विषय में बात होगी जब हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे होंगे मानव का, इसी जूलॉजी के अंदर। तो वहाँ पे क्या होता है कि किडनी किस प्रकार से काम करे, उसके अध्ययन जो होता है, किडनी का अध्ययन, उसमें यूजफुल होता है इनुलिन। इसका यूज किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है, ये उत्सर्जन तंत्र वाले चैप्टर के अंतर्गत आएगा। लेकिन यहाँ पे इतनी बात ध्यान देने वाली है कि किडनी कार्य का अध्ययन क्या करते हैं हम? किडनी कार्य का अध्ययन, किडनी कार्य का अध्ययन में यूज करते हैं किसका? इनुलिन का। यानी कि वहीं पे GFR रेट को भी मैं आपको बताऊंगा, GFR रेट क्या होती है और कितनी होनी चाहिए, उस सब की बात हो जाएगी आराम से। लेकिन यहाँ पे इतनी बात हमने याद रख ली कि इस प्रकार से क्या होता है, इसका काम होता है, ठीक है। फ्रक्टोज से बना हुआ होता है, और ये भी असाकेत होगा, 1,4 वाला लिंकेज इसमें भी मिलेगा, ठीक हो गया। इतनी जानकारी इनुलिन के बारे में, ज़्यादा जानकारी हो इसके विषय में पूछेगा नहीं। शुरू के जो 4 हैं वो इंपॉर्टेंट है, शुरू के जो 4 मैंने आपको बताया वो इंपॉर्टेंट थे, यानी स्टार्च था और ग्लाइकोजन हो गया, और बाकी जो मैंने आपको काइटिन बताया और सेलुलोज बताया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक हो गया। ये सारे के सारे जो मैंने 5 बताए ये क्या थे? होमोपॉलीसैकेराइड थे। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा हेट्रोपॉलीसैकेराइड की। भले ही मैंने बताया था कि संरचना आपको केवल याद रखनी है होमोपॉलीसैकेराइड की, पेपर की दृष्टि से, ठीक है। हेट्रो वाली संरचना नहीं पूछी जाती, जो कुछ पूछा जाता है उसके बारे में वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स की। हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं उनके विषय में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड की, यानी विषम पॉलीसैकेराइड की। ठीक है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स के बारे में मैं बता रहा हूँ। हेट्रोपॉलीसैकेराइड के विषय में कॉमन सी बात मैं पहले बता चुका हूँ कि हेट्रोपॉलीसैकेराइड उन पॉलीसैकेराइड्स को कहेंगे जो कि अलग अलग प्रकार के मोनोसैकेराइड से मिलके बने हो। दूसरी बात, यहाँ पे मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल बताए थे, लेकिन ये बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, इसके असंख्य उदाहरण होते हैं, कोई 1-2 उदाहरण नहीं होते, असंख्य उदाहरण होते हैं। जैसे लेकिन उनमें से हमें कुछ कोई पढ़ना है। जैसे इसके उदाहरण के तौर पे हम लिख सकते हैं हिपेरिन को। हिपेरिन, और हिपेरिन को जब मानव परिसंचरण तंत्र में आपको बताऊंगा सर्कुलेटरी सिस्टम को, तो ये क्लियर हो जाएगा आपका कि हिपेरिन जो है वो क्या काम करता है, आर्टिफिशियल हिपेरिन कैसे बनाया जाता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है, ये वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। हीमीसेलुलोज, इसके एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको किसके? हेट्रोपॉलीसैकेराइड के। हीमी सेलुलोज, ये भी इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा पैक्टिन इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा जो म्यूको पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, म्यूको पॉलीसैकेराइड्स।
और इसके अलावा भी और हैं, ये मैंने 3-4 नाम लिखे, लेकिन ये नहीं है कि 3-4 टाइप का होता है, असंख्य टाइप का होता है। उनमें से कुछ एग्जाम्पल जो हो गए ये हो गए हिपेरिन, हिमेसेलुलोज, पैक्टिन, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इसके अलावा भी होते हैं। ठीक हो गया। अब इनमें से इंपॉर्टेंट जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हीं के विषय में बात कर रहा हूँ। इनकी संरचना कभी पेपर में आती नहीं है वैसे, ठीक है, इनकी संरचना के विषय में पेपर में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत भी उनके विषय में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है हेट्रोपॉलीसैकेराइड के अंदर वो है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं वो कौन सा है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स है, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं किसमें, हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स में। अब पहली बात यहाँ पे हम देखते हैं, ये तो पॉलीसैकेराइड तो ठीक है, म्यूको मतलब क्या है, यानी म्यूकोपॉलीसैकेराइड किसे कहते हैं, डायरेक्ट परिभाषा पे भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए म्यूको का मतलब यहाँ पे क्या है, ऐसे पॉलीसैकेराइड्स जो जल या प्रोटीन से जुड़ सकते हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स किन्हें कहेंगे, ऐसे पॉलीसैकेराइड्स जो कि जल या फिर प्रोटीन से जुड़ सकते हैं उनको कहते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकता है। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ऐसे पॉलीसैकेराइड्स जो जल या प्रोटीन से जुड़ सकते हैं या जुड़ते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, जुड़ सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है, इनका परिभाषा तो क्लियर हो गई। अब इसके जो होते हैं इसके अंतर्गत भी दो चीज़ों को लेते हैं हम, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत भी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आती हैं वो कौन कौन सी है। पहला जो आता है इसको बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन, इसी के अंतर्गत बता रहा हूं मैं। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत जो पहला आता है वो पेप्टिडोग्लाइकन, या इसको बोलते हैं म्यूकोपेप्टाइड, ये इसी का दूसरा नाम क्या है, म्यूकोपेप्टाइड, पेप्टिडोग्लाइकन या फिर म्यूकोपेप्टाइड, ठीक हो गया। और दूसरा अगार अगार, जो मैंने एग्जाम्पल में भी वहां पे बताया था, अगार अगार भी क्या है, एक टाइप का म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, ठीक है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। और ऊपर पूछे और सारणी में तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। अब इनको एक एक करके जब हम देखते हैं कि, और ये याद रखना आपकी ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पेप्टिडोग्लाइकन के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है, अगार अगार के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। और यही दो चीज़ें आपको हेट्रोपॉलीसैकेराइड में याद रखने वाली हैं। तो देखिए आप यहाँ पे, मैं अभी पहले बात करता हूँ केवल पेप्टिडोग्लाइकन की या फिर म्यूकोपेप्टाइड, या फिर इसका एक और नाम भी है, म्यूरिन भी बोलते हैं इसे कहते हैं म्यूरिन, ठीक है, इस टाइप से लिखा होता है, EIN होगा, म्यूरिन, ये सब इसी के नाम में। पेप्टिडोग्लाइकन के नाम से ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन के नाम से ज़्यादा पूछा जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं इसे आपको देखना है, संरचना आपको याद नहीं रखनी, कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं। पहली बात तो ये पेप्टिडोग्लाइकन मिलता कहाँ है पेप्टिडोग्लाइकन, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन कई लोग इसे गलत कर लेते हैं, क्योंकि जब हम कोशिका भित्ति पढ़ते हैं तो पादप कोशिका का अध्ययन कर लेते हैं। कवक की अभी मैंने बताई कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी, काइटिन की बनी होगी। जंतु कोशिका की बात कर लेते हैं, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, और इतनी ही जानकारी हम सीमित रखते हैं। लेकिन जब आगे हम देखेंगे तो बैक्टीरिया आते हैं, जीवाणु, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति, ठीक है, जीवाणु है ये, बैक्टीरिया यानी जीवाणु की कोशिका भित्ति। यह आपसे पूछ सकता है कि बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो क्या होगा, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है ये बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति निर्माण में सहायक होता है। एक बात तो ये पहले आपको पता होनी चाहिए पेप्टिडोग्लाइकन के बारे में, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, संरचना की बात करें अगर पेप्टिडोग्लाइकन की, कि इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है कि इसके नाम से अगर देखें पेप्टिडो या म्यूकोपेप्टाइड, पेप्टाइड शब्द हमने कहाँ सुना था, प्रोटीन में,
जब हमने पढ़ा था कि अमीनो अम्लों के बीच में कौन सा बंध बनता है, पेप्टाइड बंध बनता है। यहाँ पे पेप्टाइड जो आ रहा है, पेप्टाइड शब्द अमीनो अम्ल के लिए आ रहा है, और ग्लाइकॉन जो है, ग्लाइकॉन शब्द जो आ रहा है ये शुगर के लिए आ रहा है, शर्करा के लिए आ रहा है। यानी ऐसा क्लियर हो गया कि इसकी संरचना में क्या होंगे, पेप्टिडो जो शब्द आ रहा है अमीनो अम्ल होंगे, अमीनो अम्ल होंगे, प्लस इसकी संरचना में जो होगा वो होगा शर्करा यानी शुगर। देखिए बिल्कुल क्लियर है, कोई याद करने में बहुत दिक्कत नहीं है। पेप्टिडोग्लाइकन हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। और म्यूकोपॉलीसैकेराइड ऐसे पॉलीसैकेराइड हैं जो जल या प्रोटीन से जुड़ सकते हैं, प्रोटीन से जुड़ सकता है, और प्रोटीन का एक लक्ष्य क्या है, अमीनो अम्ल। क्यों जुड़ सकता है पेप्टिडोग्लाइकन, क्योंकि एक तो इसकी संरचना में अमीनो अम्ल होता है, प्लस एक क्या होती है, शर्करा होती है। शर्करा या फिर मोनोसैकेराइड आप बोल लो, या फिर क्या बोल लो, कार्बोहाइड्रेट बोल लो, क्योंकि शर्करा क्या होती है, शुगर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ही होता है। अब इसके निर्माण में जो शर्कराएं यूज होती हैं वो कौन सी हैं, एक तो होती है NAM, ठीक है, एक शर्करा, विशिष्ट शर्कराएं इसके अंतर्गत होती हैं, एक NAM होती है और एक NAG होती है, NAG। NAM और NAG नाम की शर्कराएं क्या होती हैं इसके निर्माण में जो सहायक होती हैं, ये होती हैं। इनकी फुल फॉर्म NAG जो है ये तो वही है, N एसिटाइल ग्लूकोस एमीन, ये NAG तो वही वाली है, N जो काइटिन में हमने पढ़ी, एसिटाइल ग्लूकोज एमीन, ग्लूकोज एमीन, ठीक है। N4 क्या है, नाइट्रोजन है, वो मैं पहले आपको बता चुका, यानी नाइट्रोजन युक्त शर्करा जो हो गई वो इसके अंतर्गत हो गई। और दूसरा जो है NAM, इसका मतलब है N एसिटाइल म्यूरेनिक एसिड, म्यूरेनिक एसिड, ये दो शर्कराएं, N एसिटाइल म्यूरेनिक एसिड और N एसिटाइल ग्लूकोस एमीन, यानी NAM और NAG, ठीक है, NAM और NAG इस टाइप की शर्कराएं जो होती हैं इसमें भाग लेती हैं। खास बात यह है कि अमीनो अम्ल भी इसमें होता है, और ये भी क्या होती है, ब्रांच टाइप का क्या होता है, ब्रांच टाइप की ये पॉलीसैकेराइड होती है, इसमें भी क्या होती हैं, शाखाएं होती हैं, लेकिन इसकी संरचना आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आएगा, ये शर्कराएं भी बहुत मुश्किल से पूछी जाएंगी। इस क्वेश्चन जो होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पर ज़्यादातर फोकस करेगा पेपर में कि वो बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति आपसे पूछ सकता है, या फिर यहाँ से वो म्यूको पॉलीसैकेराइड की परिभाषा से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना सकता है। ज़्यादा संभावना जो है यहाँ से क्वेश्चन बनाने की है, ठीक हो गया, इतनी जानकारी इसमें। दूसरा जो है अगार अगार, उसकी बात कर लेते हैं हम। दूसरा जो म्यूको पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत मैंने बताया, दूसरा अगार अगार, सेकंड क्या बताया था, अगार अगार, इसके विषय में हम बात करते हैं। अगार अगार क्या, अगार अगार की जब हम बात करते हैं तो पादप जगत पढ़ते हैं हम, पादप जगत के अंतर्गत ही हम शैवालों का अध्ययन करते हैं, एल्गी का, और उसके अलग अलग हम पढ़ेंगे, जैसे कि लाल वाले रोडोफाइसी में आते हैं लाल शैवाल। तो शैवालों के अलग अलग रंग होते हैं, भूरे शैवाल होती है, लाल शैवाल होती है। तो उनमें जो लाल शैवाल होती हैं, उन लाल शैवालों में दो शैवाल हैं, ठीक है, दो शैवालें हैं लाल शैवालों के अंतर्गत। एक का नाम है जिलेडियम, एक का नाम क्या है, जिलेडियम, जिलेडियम, और दूसरी जो होती है उसे बोलते हैं ग्रेसिलेरिया। कौन सी है, ग्रेसिलेरिया। एक है जिलेडियम, एक है ग्रेसिलेरिया, ये दोनों क्या हैं, लाल शैवाल हैं। इन लाल शैवाल से जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, इनसे प्राप्त होता है अगार अगार। यानी अगार अगार डायरेक्टली नहीं मिलेगा, अगार अगार जो है वो एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। और किन शैवालों में हमें मिलता है, ये जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया नाम की जो लाल शैवालें होती हैं उनसे प्राप्त किया जाता है अगार अगार। जब शैवालों का आर्थिक महत्व हम बॉटनी में पढ़ते हैं, वहाँ पे भी अगार अगार आएगा। अब ठीक है, अगार अगार हमने लाल शैवाल से प्राप्त कर लिया, लेकिन इसका यूज क्या है अगार अगार का, ठीक है, यानी इसका कार्य क्या है। अगार अगार के कार्य के विषय में बात करते हैं, ठीक है। प्राप्ति इनकी लाल शैवालों से हो गई, लेकिन किस काम आएगा ये, ठीक है। तो इसका काम जो होता है, ये सॉलिडिफाइंग एजेंट के रूप में काम करेगा। सॉलिडिफाइंग एजेंट, सॉलिडिफाइंग एजेंट का क्या मतलब है, एक और सॉलिड आपको पता है ठोस, सॉलिडिफाइंग एजेंट यानी कि जो चीज़ों को ठोस रूप में बनाने का काम करे, यानी ठोस चीज़ें दें।
जैसे आपकी कोई द्रव वाली चीज़ को ठोस में बदलना चाह रहे हो, उसमें जो हेल्प करता है एजेंट, उसको बोलते हैं सॉलिडिफाइंग एजेंट। अब होता क्या है, जो माइक्रोबायोलॉजी की लैब होती है, माइक्रोबायोलॉजी के लैब में हम क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों का संवर्धन करते हैं लैब में, ठीक है। कृत्रिम रूप से क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों का संवर्धन करते हैं। और सूक्ष्म जीवों के संवर्धन के लिए हमें कई माध्यमों का यूज करना पड़ता है। जिसमें हम रख रहे हैं उसे, वो थोड़ा सा ठोस रहे माध्यम, तो उस माध्यम में हम उसको ठोस रखने के लिए क्या मिलाते हैं उसमें, अगार अगार। और उससे क्या होता है, फिर कृत्रिम जैव संवर्धन होता है माइक्रोबायोलॉजी की लैब में। यानी कि इसका काम एक जो हो गया सॉलिडिफाइंग एजेंट के रूप में, किस रूप में, सूक्ष्म जीवों के संवर्धन माध्यम को ठोस बनाना, ठीक है। इस रूप में इसका माइक्रोबायोलॉजी की लैब में यूज होता है कि ये क्या करता है, उस माध्यम को थोड़ा ठोस बनाने का काम करता है। इसके अलावा आइसक्रीम जो होती हैं, जेलीज जो होती हैं, उनमें उनको क्या करना, गाढ़ा बनाए रखना, क्योंकि वो द्रव से बनी होगी तो द्रव अवस्था में रहेगी, लेकिन वो थोड़ी गाढ़ी से रहती है। तो आइसक्रीम, जेली, इन सब में इनको गाढ़ा बनाए रखने के लिए भी यूज होता है अगार अगार का, ठीक है, जो कि रासायनिक दृष्टि से क्या है, एक म्यूको पॉलीसैकेराइड। ठीक हो गया, इतनी की आइसक्रीम जेली वाला भी आपको नोट कर देना है अगले पॉइंट में कि आइसक्रीम जेली को ठोस बनाने में भी इसका यूज होता है, क्योंकि इस टाइप के ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके निर्माण किस प्रकार से होता है, इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, अगार अगार की संरचना किस प्रकार से होती है, संरचना की बात कर लेते हैं। अगार अगार की संरचना की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, कौन सी शुगर या कौन सा मोनोसैकेराइड होता है, गैलेक्टोज होता है, प्लस कुछ मात्रा में क्या होता है, सल्फर भी होता है, गैलेक्टोज और सल्फर। ठीक है, ये इसकी संरचना में मिलते हैं अगार अगार की। पॉलीसैकेराइड है तो मोनोसैकेराइड तो जरूर मिलेगा, तो मोनोसैकेराइड इसमें कौन सा है, गैलेक्टोज होता है। अगार अगार संरचना से इतने क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अगार अगार ये हो सकता है कि बॉटनी में भी काम आएगा कि जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया का नाम आएगा, दोनों लाल शैवाल हैं जिनसे अगार अगार प्राप्त किया जाता है। मेनली इसका यूज अगर देखें तो मेनली यूज है सॉलिडिफाइंग एजेंट के रूप में, यानी सूक्ष्म जीवों के संवर्धन करने वाला जो माध्यम है उसे ठोस बनाए रखने में इसका यूज होता है। ठीक हो गया, तो ये तो बात आ गई है पॉलीसैकेराइड्स की, और यहीं पे कार्बोहाइड्रेट जो हो गया वो समाप्त हो गया। यानी कार्बोहाइड्रेट हमने जो पढ़ लिया, मोनोसैकेराइड पढ़ लिया, डाइसैकेराइड पढ़ लिया और पॉलीसैकेराइड पढ़ लिया। पॉलीसैकेराइड के दोनों टाइप पढ़ लिया, होमो भी और हेट्रो भी। इतनी जानकारी आपको कम से कम पता होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी भी जानकारी लगो, लेकिन कम से कम इतनी जानकारी आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। इतने नोट्स आपके पास होने ही चाहिए। शुरुआत के लिए इतने नोट्स जो हैं वो काफ़ी हैं। अब देखिए, इससे आगे हम अगला जैव अणु में जा रहा हूँ मैं, लिपिड्स। ठीक है, अगला जैव अणु जो है वो कौन सा है, लिपिड्स। प्रोटीन हमने पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, और अब हम पढ़ रहे हैं क्या, लिपिड्स। तो अगली हेडिंग जो आपके बनेगी वो बनेगी लिपिड्स। लिपिड्स को क्या कहते हैं, वसा। लिपिड्स को क्या कहेंगे हिंदी में, वसा कह देते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ देखना शुरू कीजिए आप। पहला पॉइंट इसके विषय में मैंने आपको सबसे पहले प्रोटीन बताया। प्रोटीन में मैंने आपको कई टाइप बताया, और मैंने उनमें दो श्रेणी बनाई कि जल में घुलनशील प्रोटीन, जल में अघुलनशील प्रोटीन। जब ध्रुवीय अध्रुवीय मैं आपको बता रहा था, तो यानी प्रोटीन जल में घुलनशील भी होते हैं, ये बात सही थी। कार्बोहाइड्रेट जब मैंने बताया, मैंने आपको बताया ग्लूकोज वगैरह तो आपको पता ही है कि वो जल में घुलनशील होते हैं। डाइसैकेराइड्स भी होते हैं, पॉलीसैकेराइड कम मात्रा में होते हैं लेकिन घुलनशील होते हैं। ये मैंने मना नहीं किया था कि पॉलीसैकेराइड घुलनशील नहीं होते, कम घुलनशील बताया था। लेकिन जो वसा होती है ये जल में अघुलनशील होता है। ठीक है, अभी तक हमने जितने जैव अणु पढ़े वो दोनों प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जल में घुलनशील थे, लेकिन वसा जो है अध्रुवीय होता है, नॉन पोलर होता है। यानी हम ये लिख सकते हैं कि अध्रुवीय, ये क्या होता है, अध्रुवीय, नॉन पोलर। और नॉन पोलर क्यों, तो यहां पे लिख देंगे जल में अघुलनशील, जल में अघुलनशील। ठीक है, इसे नॉन पोलर में क्यों रखा गया, क्योंकि ये जल में क्या है, अघुलनशील होता है। ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। दूसरी अगर हम बात करें कि ये रासायनिक दृष्टि से क्या है, ठीक है, रासायनिक रूप से क्या है। जैसे कई चीज़ों के बारे में निकल के आया, एंजाइम हमने पढ़ा कि रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन ही होता है। ठीक है, कई बातें निकल के आई। तो ये लिपिड जो होती है रासायनिक दृष्टि से क्या बोलेंगे हम इसे, केमिकल स्ट्रक्चर क्या है इसका। तो इसमें तीन चीज़ें आएंगी। रासायनिक रूप से ये क्या है, तीनों के बारे में मैं बाद में बताऊंगा कि लिपिड क्या है, लेकिन तीन रूप में अभी आपको सुनना है कि ये रासायनिक रूप से क्या होता है। या तो जो लिपिड होंगे वो ग्लिसरॉल होंगे,
ग्लिसरॉल क्या होता है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। या तो क्या होंगे, ये ग्लिसरॉल होंगे, ग्लिसरॉल। लिपिड रासायनिक दृष्टि से या तो ग्लिसरॉल हो सकता है या फैटी एसिड हो सकता है, यानी वसीय अम्ल। या तो ग्लिसरॉल हो सकता है या ये फैटी एसिड यानी कि वसीय अम्ल हो सकता है, या ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों के एस्टर, ठीक है, क्या हो सकते हैं, इनके एस्टर्स हो सकते हैं। ये तीन बातें मैंने आपको बताई, 3 पॉइंट। रासायनिक दृष्टि से लिपिड या तो ग्लिसरॉल हो सकता है या वसीय अम्ल हो सकता है, या ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों के एस्टर हो सकते हैं। ये चीजें क्या होती हैं इनके विषय में मैं आपको बताता हूं, ठीक है। लेकिन इतनी बात क्लियर हो गई कि अगर आपसे कोई पूछे कि लिपिड रासायनिक दृष्टि से क्या है, आप 3 बोलोगे। आप बोलोगे या तो वो क्या हो सकता है, ग्लिसरॉल हो सकता है, या कोई फैटी एसिड हो सकता है, या फिर ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों के एस्टर हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन तीनों की संरचना की बात करते हैं। ग्लिसरॉल क्या होता है, वसीय अम्ल क्या होता है, और ये तीसरी बात क्या है। सबसे पहले ग्लिसरॉल क्या है, जिसके रूप में फैट हो सकते हैं, ठीक हो गया, जिसके रूप में क्या फैट नहीं, लिपिड्स हो सकते हैं, ठीक है, लिपिड की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखिए ग्लिसरॉल की संरचना क्या होती है। अभी मैं केवल अब बात एक एक करके कर रहा हूँ, तो अभी मैं केवल पहले बात करूँगा ग्लिसरॉल की, ठीक है। ग्लिसरॉल क्या होता है, यहाँ पे उतने पॉइंट आपने लिख दिया होगा। ग्लिसरॉल क्या होता है, देखिए ग्लिसरॉल की संरचना जो होती है वो इस प्रकार से होती है। यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे CH होगा और फिर CH2 होगा, और इनसे यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा होगा, OH। इस संरचना को कहा जाता है ग्लिसरॉल, ठीक है। ये ग्लिसरॉल की संरचना हो गई क्या, CH2OH, CHOH और CH2OH, इसको कहा जाता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल की संरचना बिल्कुल आपको याद रखनी है, क्योंकि NCERT में बिल्कुल अलग से दर्शाई गई है, पूछी जा सकती है, और आगे इसका केमिस्ट्री में तो बिल्कुल ग्लिसरॉल याद होना ही चाहिए। तो क्या है, बिल्कुल सरल भी है, CH2H, CHOH, CH2OH, ग्लिसरॉल की संरचना। ये तो होता है ग्लिसरॉल। अच्छा, सेकंड अगर मैं बात करूं वसीय अम्ल, वसीय अम्ल यानी इन्हें क्या कहते हैं, फैटी एसिड्स, फैटी एसिड, ठीक है। वसीय अम्ल क्या होते हैं, वसीय अम्ल जो होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। एसिड जुड़ा है, एसिड वाला ग्रुप जुड़ गया, COOH। R का मतलब क्या है, R जो होगा वो किसको दर्शा रहा है, यहाँ पे COH तो ठीक है, ये अम्ल को दर्शा रहा है, एसिड है, फैटी एसिड है, यानी वसीय अम्ल है। R का मतलब क्या है, R जो है ये कार्बन की श्रृंखला है, लॉन्ग चेन जो कार्बन की होती है वो R से दर्शा रहा है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं, R की जगह कितनी लंबी चेन भी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक फैटी एसिड का नाम लिखूं, पाल्मेटिक एसिड। पाल्मेटिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड एक जो होता है वो फैटी एसिड होता है। कितने कार्बन वाला, 16 कार्बन वाला, 16 कार्बन वाला एक फैटी एसिड का नाम है पाल्मेटिक एसिड, ठीक है। इसका फॉर्मूला किस प्रकार से होगा, पाल्मेटिक एसिड का फॉर्मूला भी NCERT में दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना ही रखना है। एग्जाम्पल भी सेम NCERT का बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो होगा इस तरह से होगा, CH3 CH2, इसका होल 14 हो गया, और COOH। अब यहां से देखिए कार्बन कितने हो गए, इसका इंटू यहाँ करेंगे, हाइड्रोजन से मतलब नहीं है हमें। कार्बन जो हो गया वो 14, एक ये 15 और एक ये 16, तो 16 कार्बन वाला जो हो गया CH3 CH2 का होल 14 COOH, इसको कहते हैं पाल्मेटिक एसिड। ये एक प्रकार का फैटी एसिड है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो ये पूरी कार्बन की श्रृंखला है, इसको मैंने R लिखा था और ये COH हो गया। तो जनरल फॉर्मूले में मैंने फैटी एसिड को क्या दर्शा दिया, RCOOH। R जो होगी वो कार्बन की लॉन्गेस्ट जो चेन होती है, लंबी श्रृंखलाएं कार्बन की होती है, कोई सी भी हो सकती है, अलग अलग फैटी एसिड में अलग अलग होगी। तो ऐसे जैसे मैंने बताया C16 वाला पाल्मेटिक एसिड, जिसमें 16 कार्बन वाली श्रृंखला होगी। शॉर्ट में मैंने ऐसा दर्शाया, CH3 CH2 का होल 14, 14 कार्बन ये हो गए, 15वां ये और ये 16वां, ठीक हो गया। तो इस पूरे की जगह RCOH भी लिख सकता हूं मैं। तो RCOH लिखूंगा तो केवल उसे फैटी एसिड बोलूंगा। जो 16 कार्बन वाला दर्शाऊंगा तो उसी फैटी एसिड को पाल्मेटिक एसिड के रूप में
दर्शाया जा सकता है। तो ये तो हो गया ग्लिसरॉल, और ये क्या हो गया आपका फैटी एसिड हो गया। यानी रासायनिक दृष्टि से ये ग्लिसरॉल की तरह भी हो सकते हैं और किसकी तरह हो सकते हैं, फैटी एसिड की तरह भी हो सकते हैं। दो बातें जो मैंने बताई वो मैंने क्लियर आपको यहाँ पे बता दी। अब तीसरी बात बची है, क्या ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के एस्टर्स होते हैं। तीसरी बात मैंने ये बोली, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के क्या होते हैं, एस्टर्स होते हैं। उस तीसरी बात को मैं आपको समझाता हूँ कि तीसरी बात मैंने क्या बताई आपको। बहुत ध्यान से समझना आपको, क्योंकि ये चीज़ें केमिस्ट्री में भी काम आएगी। थोड़ा बेस जो हो जाएगा वो बनता रहेगा, थोड़े बहुत फॉर्मूले तो पता रहे, ठीक है। जो तीसरी बात मैंने बताई उसके विषय में मैं बता रहा हूँ कि कैसे ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के एस्टर भी हो सकते हैं। कौन, लिपिड्स। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था ग्लिसरॉल जो था वो क्या था, CH2OH था, यहाँ पे CS था, OH था, CH2OH था। ये क्या हो गया, ग्लिसरॉल हो गया। ये क्या हो गया, ग्लिसरॉल हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, ये ग्लिसरॉल हो गया। अब मैं इनमें क्या कर रहा हूँ, 3 फैटी एसिड जोड़ रहा हूँ। ग्लिसरॉल के साथ क्या जोड़ रहा हूँ, 3 फैटी एसिड जोड़ रहा हूँ। COOH R1, COOH R2 और COOH R3। ये क्या कहते हैं, मैंने फैटी एसिड नंबर 1, अब कोई से भी हो सकता है, मैंने R1 नाम दे दिया और यहाँ पे R2 और R3। ठीक है, अब एस्टर कैसे बनेंगे इस बात को देखना है आपको। होता क्या है यहाँ से कि जब ये क्या लिखा है मैंने, ये मैं क्लियर बता दूं आपको, ये ग्लिसरॉल है, ये क्या है, ग्लिसरॉल है इस साइड का, और ये क्या है, 3 फैटी एसिड। ऐसे भी क्वेश्चन देखे मैंने कि एक ग्लिसरॉल जब 3 फैटी एसिड के साथ जुड़ेगा तो कितने जल के अणु निकलेंगे। इस टाइप के ऑब्जेक्टिव भी बुकों में, भले उनको याद करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। ये ग्लिसरॉल का एक अणु, ये पूरा इतना ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है ग्लिसरॉल के 3 अणु है, ये ग्लिसरॉल की एक संरचना हो गई, एक अणु, और ये 3 फैटी एसिड हो गए अलग अलग, वसी अम्ल हो गए। ठीक हो गया। अब जब इनको हम जोड़ते हैं तो इनके जोड़ने पे क्या होता है कि यहाँ से तो निकलेगा H, यहाँ से निकल जाएगा OH, यहाँ से निकलेगा H, यहाँ से निकलेगा OH, यहाँ से H, यहाँ से OH। ठीक हो गया। यानी H2O, एक अणु तो यहाँ पे निकल गया H2O का, एक यहाँ पे निकल गया H2O का, और यहाँ पे निकल गया H2। बात क्लियर हुई। H2O के कितने अणु निकल गए, 3। जब एक ग्लिसरॉल के अणु को हमने 3 फैटी एसिड के साथ जोड़ा तो 3 क्या निकल गए, H2O के अणु निकल गए। और आगे क्या बचा इस रिएक्शन के आगे, अगर मैं यहाँ पे दर्शा रहा हूँ आपको, -3H2O लिख दिया मैंने, क्योंकि 3 जल के अणु निकल चुके, निर्जलीकरण हो चुका। और इसके बाद जो संरचना बचेगी वो किस टाइप की बचेगी, देखो यहाँ से ही उतारनी है हमें संरचना। ये बचा है CH2, यहाँ पे बचा है O। ठीक हो गया, ये वाला CH2, ये वाला O, यहाँ से H निकल चुका है, यहाँ पे O बचा है और C बचा है। ठीक हो गया, O बचा है और C बचा है, वो किस टाइप से जुड़ेगा वो हमें देखना है कि किस टाइप से वो जुड़ेगा। ठीक है, ये इस टाइप से जुड़ेगा, R1 डबल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि COOH जो होता है वो इस प्रकार से होता है, क्योंकि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। एक वैलेंसी यहाँ हो गई, एक वैलेंसी आ गई, 2 यहाँ हो गई। ठीक है, 4 वैलेंसी होगी, इसलिए COOH को इसलिए लिखते हैं, इसलिए डबल बॉन्ड ऐसा आया। फिर नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ जो है वो है CHOR2, फिर यहाँ पे CH2OR3, ये बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप की चीज़ बन जाएगी। और अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना है, ये इसका प्रोडक्ट बड़ा सिंपल सा, डबल बॉन्ड क्यों आया, क्योंकि COOH में क्या होता है वो डबल बॉन्ड में ही होता है। जो ये बना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो बना है ये R1 है, R2, इसी को बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे एस्टर एस्टर वाले बन गए, इसलिए हम इन्हें कह रहे थे कि ये क्या हो सकते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के एस्टर्स हो सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पे क्या बन गया, एस्टर बॉन्ड बन गया, इसलिए ये ग्लिसरॉल और उससे बने फैटी एसिड से, इसलिए ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के मैंने बताया था इन्हें क्या कह सकते हैं हम, इन्हें कह सकते हैं उनके एस्टर्स। जैसे इसका नाम क्या होगा जो प्रोडक्ट बना, तो इसको हम बोल सकते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स ये कह सकते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं असाइल ग्लिसराइल, ठीक है, दूसरा नाम इसका क्या होता है, और ट्राइग्लिसराइल, ट्राई असाइल ग्लिसराइल। ये इसके दो नाम हो गए और ये प्रोडक्ट बन गया। ये मैंने जनरल बात आपको बताई कि एस्टर्स कैसे बनते हैं फैटी एसिड और इसके जुड़ने से, जल के अणु कैसे निकलते हैं, कितने निकलते हैं, ये बात यहाँ से आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब ये बात क्लियर हो गई यहाँ से, यानी कि हमें अगर वो पूछेगा कि एक ग्लिसरॉल को अगर 3 फैटी एसिड के साथ जोड़ेंगे तो कितने जल के अणु निकलेंगे, तो हम 3 बोलेंगे। अगर वो बोलेगा कि एक ग्लिसरॉल को केवल एक फैटी एसिड के साथ जोड़ रहे हैं, केवल एक फैटी एसिड के साथ जोड़ेंगे तो कितने जल के अणु निकलेंगे, एक ही निकलेगा, क्योंकि जब रिएक्शन होगी तो एक ही जब जुड़ रहा है तो एक ही जल का अणु निकल पाएगा। तो जिस ढंग से क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी उसी हिसाब से हम आंसर जो होगा उसे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं आगे कि ठीक है, लिपिड ये होते हैं, लिपिड रासायनिक दृश्य से क्या होते हैं हमें पता लग गया, ठीक है। लिपिड रासायनिक दृश्य से क्या होते हैं, इस बात को हम समझ गए कि रासायनिक दृश्य से लिपिड क्या है, ये बात तो हमने समझ ली। अब लिपिड का कार्य की बात करते हैं, लिपिड किस काम आता है। जैसे हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा, और जब मैं प्रोटीन के विषय में बता रहा था तो मैंने बताया कि प्रोटीन को क्या कहते हैं हम, प्रोटीन्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं, ठीक है, या बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं उन्हें, क्योंकि हमारे शरीर में जो विकास, वृद्धि और मरम्मत है ये काम किसका था, प्रोटीन का। जब मैंने कार्बोहाइड्रेट बताया तो मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट का काम जो है ऊर्जा देना है। तो वैसी बात अगर कार्य की जाए लिपिड की, लिपिड के कार्य की बात की जाए कि इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, तो इसका काम भी जो है ऊर्जा देना है। क्या देना है, ऊर्जा देना। लिपिड का काम भी क्या होता है, मेन ऊर्जा देना। लेकिन पहले ऊर्जा कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट। मैंने ये बताया था तात्कालिक ऊर्जा देना किसका काम होता है, कार्बोहाइड्रेट का काम होता है। बस मैंने आपको ये बताया था कि लिपिड्स, इसको आपको नोट बना के लिखना है, लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा देते हैं, अधिक ऊर्जा देते हैं। भले ही तात्कालिक ऊर्जा तो कार्बोहाइड्रेट देता है, लेकिन लिपिड्स क्या करते हैं, इसकी तुलना में क्या करते हैं, अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे मैंने वहाँ पे बताया था कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो ऊर्जा मिलती है वो कितनी मिलती है, 4.2 मिलती थी किलो कैलोरी। यहाँ पे अगर 1 ग्राम लिपिड की बात की जाए तो इससे लगभग जो है 9 किलो कैलोरी, ठीक है, ऊर्जा प्राप्त होती है लगभग। अब ये नहीं जाना आपको कि 9.2, ये वेरिएबल होती है, चेंज हो सकती है, ठीक है। वसा से मिलने वाली एनर्जी जो होती है वेरिएबल होती है, 9.2 भी कहीं लिखा हुआ है, लगभग 9 किलो कैलोरी होती है, तो उससे कोई फर्क नहीं करने वाला। हाँ, कार्बोहाइड्रेट वाला वो 4.2 ही एग्जैक्टली देता है पेपरों में, ये 9 होगा लिखा हुआ, एनसीईआरटी वगैरह में 9 है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि 1 ग्राम लिपिड से कितना मिल रहा है, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रही है, ये बात हो गया, ठीक है। ऊर्जा देना ही इसका क्या है, मेन काम है। आगे जो हम इससे आगे अब पढ़ेंगे, इतना काम हमें पता लग गया इसका, हम ये देखेंगे कि जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ा वैसे ही लिपिड्स का वर्गीकरण देखेंगे। लिपिड्स का वर्गीकरण, इसको हम लिपिड को क्या करते हैं, इसको भी 3 पार्ट में बांटते हैं। लिपिड जो होती है, लिपिड को क्या बोला मैंने, वसा बोला, ठीक हो क्या। तो वसा जो होती है, लिपिड जो होती है, इनको 3 वर्गीकरण में हम बांटते हैं, 3 वर्गों में बांटते हैं। एक जो होती है उसे बोलते हैं सरल वसा, इंग्लिश में बोल देंगे सिंपल लिपिड, ठीक है, सरल वसा। दूसरी हो जाएगी संयुक्त वसा, कंजुगेट लिपिड, संयुक्त वसा। और तीसरी जो होगी इसको बोलते हैं व्युत्पित वसा, व्युत्पित वसा, ठीक है।
व्युत्पत्ति वसा को बोलेंगे क्या, डेराइव्ड लिपिड्स। यानी ये सरल, संयुक्त और व्युत्पत्ति हो गई। अब किसके अंदर कौन सा पढ़ेंगे हम, ये बात इंपॉर्टेंट है। यानी इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, सरल वसा के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होता है। सरल वसा के अंतर्गत ही हमें ग्लिसरॉल पढ़ना होता है। ग्लिसरॉल जो होगी वो सरल वसा होगी, ठीक है। ग्लिसरॉल इस सरल वसा के अंतर्गत आएगा। फैटी एसिड्स यानी वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल हो गया, वसीय अम्ल हो गया, ये सब सरल में आएंगे। इसके अलावा फैट्स हो गए, ठीक है। फैट्स के अलावा ऑयल्स हो गए, ऑयल्स जिनको हम तेल कहेंगे, फैट्स जिसके अंतर्गत हम घी पढ़ते हैं, ये सब सरल वसा है। ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल, घी, तेल यानी फैट, ऑयल, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, सरल वसा के अंतर्गत आएंगे। अच्छा, अब जब हम पढ़ेंगे कंजुगेट यानी कि संयुक्त वसा, तो संयुक्त वसा के अंतर्गत हमें कौन से एग्जाम्पल पढ़ने हैं, ये मेन है, ठीक है। इसके अंतर्गत पहला जो पढ़ना है वो फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स। एक तो पढ़ना है क्या, फॉस्फोलिपिड्स, किसके अंतर्गत, संयुक्त वसा के अंतर्गत। और दूसरा पढ़ना है ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स किसके अंतर्गत आएगा, संयुक्त वसा के अंतर्गत आ जाएगा। और जो व्युत्पत्ति वसा है, व्युत्पत्ति वसा जो है इसके अंतर्गत यानी इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, तो स्टेरॉल्स, ठीक है। स्टेरॉल्स जो होते हैं, स्टेरॉइड जो बनते हैं, पिछली बार क्वेश्चन भी आया ऐसे, स्टेरॉइड जो है ये किसका व्युत्पत्ति रूप है, तो आंसर उसका होना था लिपिड, ठीक है। तो स्टेरॉल्स जो हैं वो हो जाएंगी व्युत्पत्ति वसा, स्टेरॉल्स को पढ़ना है। ये वर्गीकरण हमें पढ़ना है। ग्लिसरॉल की संरचना मैंने बता दी, फैटी एसिड यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में और इनको सबको बताते हुए चलूँगा। जब ये लिपिड वाला ख़त्म हो जाएगा तो मैंने शुरुआत में, आपको याद होगा, बायोमोलिक्यूल में बताया था 4 पार्ट, प्रोटीन बताया था, कार्बोहाइड्रेट बताया था, लिपिड बताया था और क्या बताए थे, न्यूक्लिक अम्ल बताए थे। इनमें से जब ये खत्म हो जाएगा तो न्यूक्लिक अम्ल मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो हमने आगे पढ़नी है, आणविक जीव विज्ञान, उसके अंतर्गत हमने डीएनए आरएनए पढ़ना ही है। तो वहाँ पे क्योंकि डिटेल में उसकी संरचना पढ़नी है, तो जहाँ पे उसकी संरचना डिटेल में आनी है वहीं पे मैं उसे बताऊंगा। यानी कि इसके बाद जहाँ पे ये लिपिड खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो आगे आना है, ऐसा नहीं है कि मैं उसे छोड़ रहा हूँ, जहाँ पे वो डिटेल में आना है वहीं पे उससे मैं बताऊंगा। और इसके बाद यानी लिपिड वाले टॉपिक के बाद क्या हो जाएगा, बायोमोलिक्यूल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दूसरी यूनिट आपकी शुरू हो जाएगी, यानी इसके बाद जो 13 लेक्चर पड़ेगा, 13वां लेक्चर पड़ेगा, वहीं पे क्या हो जाएगा, बायोमोलिक्यूल आपका समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतनी जानकारी, इससे आगे की जानकारी जो होगी नेक्स्ट वीडियो में होगी। धन्यवाद।